रहते हैं और हम फर्स्ट पोजीशन की हमेशा कोशिश में निरंतर अग्रसर हैं। मैं मानता हूं कि हम सब लोगों ने इस पिछले एक साधना सप्ताह में भी बहुत सारा अच्छा काम किया है। बहुत सारे लोगों ने इस कोर्सेज को अडॉप्ट किया है, सीखा है, इंक्लूडिंग हम सब अधिकारियों ने, जो चाहे किसी भी स्तर पर रहे हों। और मैं समझता हूं कि आज का ये अवसर एक बार हमें पुनः इस बात अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने साथियों से, जिन्होंने नए नवाचार किए हैं, जिनको आज यहां पर सम्मानित किया जा रहा है, उनसे भी सीखें। और ऐसे वो सभी प्रतिभागी जिनको आज हम सम्मानित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि उनका काम या नवाचार अच्छा नहीं था, बल्कि इसलिए कि हमारे पास इतनी सारी एंट्रीज थी कि हम कुछ चुने हुए लोगों को ही इसके लिए चिन्हांकित कर पाए हैं। मैं समझता हूं कि हम सबको उन सभी लोगों से जिन्होंने अपने नॉमिनेशंस दिए थे, उन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और हम सबको आज इस अवसर पर ये अपने आप से शपथ करनी चाहिए कि वास्तव में हम जो भी काम करें वो आम नागरिकों की हित के लिए करें। कोशिश करें कि जो राज्य शासन और केंद्र शासन हमसे अपेक्षा करता है उसके अनुरूप कार्य करें। आप सब यहां पर आए हैं, आप सबका हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब मैं मध्य प्रदेश की लोक सेवाओं के प्रमुख माननीय मुख्य सचिव महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगा कि कृपया वे आएं और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय मुख्य सचिव महोदय। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी, विशेष रूप से आज की इस नोटिस स्पीकर के लिए हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने और आने के लिए आदिल जैलून भाई जी, ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जब बना था उसके पहले अध्यक्ष थे और पूरे जो कैपेसिटी बिल्डिंग में देश में पिछले 4-5 साल में काम हुआ है उसका फाउंडेशन पूरा आदिल भाई ने रखा है। हम आज उनको भी सुनेंगे। मुझे ध्यान है कि जब मैं ज्वाइन किया था तो कुछ लोगों ने, जब हम लोग पहली बार कुछ स्पीकर्स को तलाश रहे थे तो जो सीनियर ऑफिसर्स की टीम बैठी थी उन्होंने 3-4 नाम बोले कि इन लोगों को हम सुनना चाहते हैं। उनमें आदिल भाई का नाम सबसे पहले लिया गया था। उस साल वो आ नहीं पाए थे, पिछले साल भी कोशिश की थी, बट इस साल वो आए हैं और उनको वहां पे पैनल में नॉमिनेट कर दिया था, उसको अस्वीकार करके आए। संजय, सचिन और सभी साथी लोग, सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को राइट टू द बॉटम सिविल सर्विसेज डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुछ लोगों को यह अवधारणा हो जाती है कि वो स्टील फ्रेम के सेंटेंस से हम बात शुरू करते हैं तो ये शायद सिविल सर्विसेज या आईएएस के बारे में डे है। ये डे हर उस पब्लिक कर्मचारी के लिए है, हर उस पब्लिक सर्वेंट के लिए है जो गांवों के सुदूर क्षेत्र में काम करके वास्तव में जनता की सेवा करता है। सिविल सर्विसेज डे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, ना कि किसी पर्टिकुलर सेवा के लिए। इसमें सभी सरकारी कर्मचारी और पब्लिक सर्वेंट सरकारी कर्मचारी के बियॉन्ड भी होते हैं, उसमें शामिल है। विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं उन सब टीमों को जिन्हें आज अवार्ड से नवाजा जाएगा। आप सब लोगों ने जो काम किया है निश्चित ही वो बाकी लोगों के लिए भी लर्निंग एग्जाम्पल के तौर पर बनेगा। तीसरी बात पे अब मैं आता हूं मुख्य बात पे कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, हमारे कोई एक बेहतर लोक सेवक होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जमाने से ट्रेनिंग के बारे में बातें होती रही हैं, पर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से 2020 में यह अभियान शुरू किया गया और मध्य प्रदेश इसमें हमेशा स्टैंड आउट रहा है। संजय, सॉरी टू बी करेक्टिंग यू, आपने कहा कि हम लोग दूसरे तीसरे स्थान पर रहते हैं, तीसरे स्थान पर हम लोग साधना सप्ताह में रहे। अदरवाइज मध्य प्रदेश की परफॉर्मेंस इज द मोस्ट स्टैंड आउट परफॉर्मेंस इन द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के जो आंकड़े हैं। हमारे यहाँ लगभग 7-7.25 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो मध्य प्रदेश शासन के पेरोल पर हैं, बट उसके अलावा जो लोकल बॉडीज और ये सब चीजों के हमारे कर्मचारी हैं उनको भी आईगॉट पोर्टल पर दर्ज कराया गया है। तो आज लगभग 9.5 लाख कर्मचारी आईगॉट पोर्टल पर दर्ज है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है कि कुल जो सरकारी कर्मचारी हैं उसकी संख्या से ज्यादा कर्मचारी हमारे इस पर दर्ज है और दर्ज होने के लिए सरकारी ईमेल जरूरी होता है, इसलिए सभी वो ऑफिशियल है, कोई गलत आदमी इसमें नहीं आए हुए।
इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो एकेडमी ने है उसने जो काम किया, इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया सभी 55 डिपार्टमेंट की, क्योंकि जो ओरिजिनली आईगॉट बना था वो इंग्लिश में था, उसमें जो कोर्सेज डाले गए थे वो केंद्र सरकार के रोल बेस के हिसाब से थे। सभी 55 विभागों के सभी पदों के रोल के हिसाब से क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत होती है, किस प्रकार के कोर्सेज की जरूरत होती है, उसको मैप किया गया। एक बहुत खास बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि रूल बेस्ड गवर्नेंस की जगह रोल बेस्ड गवर्नेंस, तो हर रोल का क्या कर्तव्य है, उसके लिए क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको पूरा एकेडमी ने मैप किया सभी 55 डिपार्टमेंट के हर पद के लिए। और उसके बाद 490 अपने कोर्सेज बना के डाले। तो जहां तक मेरी जानकारी है सबसे ज्यादा कोर्स डालने वाला प्रदेश भी मध्य प्रदेश ही है। इसके अलावा एक एआई टूल डेवलप किया एकेडमी ने, और वो एआई टूल भी उसको कैपेसिटी बिल्डिंग ने विशेष रूप से नवाजा, पुरस्कार देके कुछ इनाम दिया था ना आपको पिछले साल। तो वो एआई टूल है जिसको कि अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। तो इस प्रकार की शुरुआत जो मध्य प्रदेश की एकेडमी ने, क्योंकि इस पूरे कैपेसिटी बिल्डिंग काम को हम लोगों ने एकेडमी को सौंपा था, वो डीजी साहब के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है। इसके लिए मैं डीजी साहब को, उनकी पूरी टीम को, सामान्य प्रशासन की पूरी टीम को और सभी कर्मचारियों को, क्योंकि इसकी सफलता 9.5 लाख कर्मचारी यदि अपने आप को रजिस्टर नहीं करते तो ये काम कैसे आगे बढ़ता, तो सभी कर्मचारी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक शुरुआत की जब बात होती थी 1950-1960 के दशक में, तो हम लोग वेबर्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात सुनते थे, नेपोलियन की बात सुनते थे, और कहा जाता था कि हमारा पूरा जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसमें जो सिविल सर्विसेज है उसको लेके दी गई थी। पश्चिम के देशों में एक चीज बहुत फेमस है, और मैं फॉर्चुनेट हूं कि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में अपना एक कोर्स किया है। उसको कहा जाता है मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। वेस्टर्न वर्ल्ड में वो एक माना जाता है कि सबसे बड़ी चीज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होती है वो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होती है, जो हर 20 साल में होती है। 1968 में वो सिराक्यूज मिनोब्रुक से शुरू हुई थी। 1968, 88, फिर 2008, फिर 2018 में उसका 50 साल पूरे होने पर एक विशेष आयोजन किया गया। तो ये मानते हैं पश्चिम के सारे लोग कि जितनी फिलॉसफी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलप होती है वो उसी की एक नई सोच के साथ होती है। और 1968 में पहली बार एस्टेब्लिश्ड मॉडल्स जो थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको चैलेंज किया गया, क्योंकि उस समय दुनिया में बहुत उथल पुथल हो रही थी। यूएस की बात करें, हमारे देश में तो हम लोगों ने पहले दिन से राइट टू इक्वलिटी और राइट टू वोट सब लोगों को दे रखा था। यूएस में 1960s में ये सारे आंदोलन चल रहे थे, तो वो सब उसकी जेनेसिस थी। तो चलते चलते हर बार की, मतलब मैं चाहूंगा कि सिविल सर्वेंट्स ये मोटी चीजों को यदि देखेंगे तो बड़े आसानी से उन्हें एक पूरी 50-60 साल की इतिहास समझ में आएगी। 2018 में जो 50 साल पूरे हुए तो उसके बारे में जो बातें की गई, तो उसमें ऑब्वियसली जो नई डेवलपमेंट दुनिया में हो रहे हैं उनको देख के बातें आई। तो जो सबसे बड़ी एक बात आती है वो ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस की आती है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। जिस प्रकार के इशू जैसे क्लाइमेट चेंज या इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस जो बार बार हो जाती हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं होता कि कोई एक क्राइसिस एक देश में हो गई तो वो केवल उसी देश में, उसके इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आते हैं। जैसे 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस हुई थी, एक यूएस के बैंक की वजह से शुरू हुई थी, उसने पूरे दुनिया में एक रिसेशन ला दिया था। तो उसके ऊपर कैसे करें, पैंडेमिक के ऊपर कैसे रिएक्ट करें, ये सारी चीजें हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस की बातें, तो ऑब्वियसली अब जिस प्रकार से एआई और बिग डेटा का यूज हमारे पॉलिसी मेकिंग के लिए चाहिए, या नीचे एडमिनिस्ट्रेशन के फेयरनेस के लिए चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के सुधार के लिए चाहिए, वो अपने आप में बहुत आवश्यक हो जाता है। एक जो सबसे बड़ा चेंज आया है इन 50-60 साल में, पहले ये बात मानी जाती थी कि पब्लिक सर्वेंट मतलब वो अलूफ रहना चाहिए, वो लोगों के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के साथ बात नहीं करनी चाहिए। पर उसके बाद धीमे धीमे बात चली। यदि हम देखें तो पहले एक थ्योरी होती थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की,
और फिर ये बात आई कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर को हमारा पार्टनर होना चाहिए, हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करनी चाहिए, प्राइवेट एफिशिएंसी और सरकार का पब्लिक पॉलिसी पर्पस, उनको देख के हमें आगे अपनी नीतियों पर काम करना चाहिए। हमें सिटीजन्स हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके प्रति जवाब देना पड़ेगा, तो हमें सिटीजन ग्रुप से एंगेज करना चाहिए। सिटीजन चार्टर जैसी चीजें जो कि मध्य प्रदेश अगेन मुझे लगता है कि दुनिया में केवल इंडिया ऐसा है जिसमें, हमारे भारत में, जहां पर राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट्स बने हुए हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, आखिरी बार जब मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च किया था, 20 राज्यों में ये हो चुका है। पर सबसे पहला राज्य जिसका ये ओरिजिनल कंसेप्ट था राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, वो हमारे अपने मध्य प्रदेश का था। हमारे मध्य प्रदेश के साथियों ने मिलकर ये बनाया था। तो और एनजीओ के साथ एंगेजमेंट, ये सब एंगेजमेंट करने से हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। फिर जिस प्रकार से दुनिया में स्पीड चेंज हो रही है, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को एजाइल रहना चाहिए। ये सारी मुख्य मुख्य बातें। पर नंबर 1 पर क्या बात कही थी, वो बात मेरे हिसाब से मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शाश्वत सत्य है। वो बात आई थी फेयरनेस इन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन। वो हमारी कोर वैल्यू है। सोशल एक्विटी, एथिक्स को फॉलो करना, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को इंश्योर करना, हमारी एक फेयरनेस हमारे हर एक्शन में होना, ये अत्यंत जरूरी है। उसके बिना पब्लिक सर्विस नहीं रहती। इन चीजों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। रोल हमारा जो है वो एक फैसिलिटेटर का होना चाहिए। हमारे को रूल्स हैं, अपनी जगह हैं। रूल्स के पीछे जो, जब हम आम जनता से बात करते हैं, उनके काम आते हैं, उसके चेहरे को ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं रूल बेस्ड, मतलब फाइल के पीछे जो चेहरा है उसका हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए, निर्णय हमेशा एक जैसा होना चाहिए। ये दो रिलेटिव पैराडाइम जो हैं अपोजिंग है। पूरी दुनिया कंट्राडिक्शंस के बीच में एक बैलेंस बनाने की बात होती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे रूल ये परमिट नहीं करते, पर जिस प्रकार से जो हमारे सिटीजन आ रहे हैं, वो उनकी ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? यहां हमारा इनोवेटिव हैट काम आता है कि ठीक है, आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, रूल को फॉलो करना हमारा काम है, पर हम ब्लाइंडली रूल फॉलो ना करें। हम वहां पे रूल को बदलवाने के लिए अपना काम प्रारंभ करें। हम सरकार के पास वापस लेके जाएं कि इस रूल की वजह से ये परेशानी होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए इस रूल को यदि आप इस प्रकार से, फिर पूरा सिस्टम जो है, जो कि पूरा 360 डिग्री तरीके से उस चीज को समझेंगे, और उसके बाद इस चीज को यंग ऑफिसर जो फील्ड में है, जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर राज्य में आ जाते हैं, उनको तो ये चीज रोजाना दिखती है कि जो चीज गलत होती है सरकार फिर उसको बदलती है, जो लगता है। और ये कोई चीज गलत सही नहीं होती, वो उस परिप्रेक्ष्य में जब वो रूल बना था, हो सकता है सही हो, और आज जब समय बदल चुका है तो हमें उसको बदलने की जरूरत है। तो ये जो फैसिलिटेटर और इनोवेटर वाला रूल है, अपना रोल है, उसको भी हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। उसके साथ हमारे को एक चीज और सोचनी चाहिए, स्पेशली जब हम पॉलिसी मेकिंग पे आ जाते हैं, कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका कितना लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा। कई बार हम लोग शॉर्टकट सोचते हैं कि ये काम को ऐसे कर दो, वो मुश्किल में पैदा करता है। हो सकता है उस समय आपका टेन्योर निपट जाए, आपके 6-8 महीने, पर हो सकता है बाद में वो बहुत बड़ी समस्या पैदा करे। तो जिस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, उस समस्या को किस प्रकार से हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन करें, ये चीज हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज माननीय मंत्री जी को सुनेंगे, आदिल जल्लून भाई